तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। दोस्तों, आज हम ऑल इंडिया बार परीक्षा 2019 AIB जो परीक्षा हुई थी, आज हम उसका सारा सलूशन निकालने जा रहे हैं। और एक बहुत बड़ी खबर है, इस साल 2021 में 24 जनवरी को पेपर होगा, AIB का एग्जामिनेशन होगा। अगर आपने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस समय ऑल इंडिया बार 2019 के क्वेश्चन की तरफ, उसका सलूशन भी हम देंगे। हेलो दोस्तों, ये हमारे 2019 में पूछे गए 15 सितंबर 2019 को इस परीक्षा का आयोजन हुआ था, उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए हम आपसे एक नंबर 1 से हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो पहला हमारा देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही उल्लिखित है। तो पहला क है, भारत में प्रतिफल को वचन ग्रहीता से अनुगमन करना चाहिए। भारत में प्रतिफल केवल वचनदाता और केवल वचनग्राही से अनुगमन करना चाहिए। भारत में प्रतिफल वचनदाता या किसी अन्य व्यक्ति से अनुगमन करना चाहिए। भारत में प्रतिफल वचनग्राहिता या किसी अन्य व्यक्ति से अनुगमन करना चाहिए। इसका सही उत्तर सोच के बताइए। इसका सही उत्तर किताब में नहीं दिया गया है। मुझे लगता है भारत में प्रतिफल उसी को देना चाहिए जिसने वचन दिया है और जिसने वचन ग्रहण किया है, इन्हीं दोनों का होना चाहिए। अगर इसका उत्तर नहीं है तो आप इसको अपने अनुमान से लगा सकते हैं। तो देखते हैं नंबर 2 क्वेश्चन ए और कथन आर दिया है और इसमें से सही आपको करना है। तो ए दिया है और आर दिया, उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। आर दिया, भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 30 के तहत केवल मध्यम के कारों की शून्य घोषणा किया गया है। तो नंबर ए और नंबर 2 का ए और आर, ए क ख ग घ दिए हैं 4 ऑप्शन, उसमें से सही होगा। ए सही है, केवल आर गलत है। ए गलत है, केवल आर सही है। केवल ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए आर दोनों सही है और ए आर ए को सही स्पष्टीकरण देता है। तो इसका सही उत्तर घ, दूसरे का घ सही उत्तर है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नंबर 3 की ओर पढ़ते हैं। नंबर 3 क्या है हमारा, होल्डर शब्द शामिल है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, होल्डर प्राप्त करता है। ख है, वाहक है। ग पृष्ठकिंत है या उपरोक्त सभी है। तो सही उत्तर क्या होगा, आपका सही उत्तर होगा तीसरे का डी, उपरोक्त सही सभी है। तो चलिए बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 के तहत एक मुस्लिम पत्नी विवाह विच्छेदन की मांग कर सकती है यदि उसका पति कितने वर्ष तक जो दायित्व है निभाएगा नहीं और विफल हो जाएगा। तो कितने वर्ष तक मुस्लिम विवाह विघटन में ये नियम है। तो उत्तर दिया है हमारा 2, 4, 5 और 3। तो इसका सही उत्तर है ख, 3 वर्ष तक अगर वो अपना पति का कर्तव्य नहीं निभाएगा तो उसे विच्छेदन कर सकती है महिला, मुस्लिम विवाह विघटन 1939 के तहत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्यूरेटिव याचिका की अवधारणा भारत में सर्वप्रथम न्यायालय द्वारा किस मामले में शुरू की गई थी। पहला ऑप्शन दिया है रूप अशोक हुरा बनाम अशोक हुरा, AIR 2002 SC 1771। ख दिया गया है AC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1987 SC। ग दिया गया कृष्ण स्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1992 4 SCC 605 या शीला बरसे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1986 3 SCR 596। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर क्या है, क्यूरेटिव याचिका की अवधारणा किस पे दी गई। तो सही उत्तर हमारा है क, रूप अशोक हुरा बनाम अशोक हुरा, AIR 2002 SC 1771 में इसको दिया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। हमारा नया क्वेश्चन है, राइट टू फेयर लीगल एड को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन मौलिक अधिकार के रूप में किस मामले में मान्यता दी गई है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है क ख ग घ, तो इसमें से आप किसको कहेंगे। तो हमारा पहला ऑप्शन है हुले नारा खातून बनाम बिहार राज्य, AIR 1979 SC 1360 या HMH होस्कोट बनाम महाराष्ट्र राज्य, AIR 1978 SC 1548 या मधु मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1989 4 SCC 62, रदुल शाह बनाम बिहार राज्य 1983 4 SCC 141। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा,
ये मुझे मालूम नहीं है, ये आप अपने मन से कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन का सही उत्तर मालूम नहीं है, तो इसको आप अपने मन से कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। हमारा नया क्वेश्चन है, मोहम्मद अल्लादा खान बनाम मोहम्मद इस्माइल खान का मामला निम्न से संबंधित है। पहला है सुफा, दूसरा है मेहर, तीसरा है उपहार और चौथा है पितृक की अभिस्वीकृति। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, सोच के बताइए। हमारा सही उत्तर है घ। तो घ हमारा सही उत्तर है, पितृ की अभिस्वीकृति इसका सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 8 निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में एक मुस्लिम पति द्वारा 3 तलाक की घोषणा को असंवैधानिक कहा था। तो हमारा ये 3-4 विकल्प है, सायरा बानो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, रासनिक आरा बनाम यूपी राज्य, या बेतीहीरा बनाम अली हसन, या दनियाल लतीफ़ी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें सही उत्तर हमारा क्या होगा, अगर एक बहुत फेमस था तो ये आप देख सकते हैं, इसका सही उत्तर है नंबर 1 सारा बानो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है नंबर 9 संपत्ति के मीन्स प्रॉफिट का अर्थ क्या है। तो इसके 4 विकल्प हैं। क है वह लाभ जिनको इस तरह की संपत्ति का सदोष कब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वास्तव में प्राप्त किया गया, या हो सकता है साधा ही ऐसे लाभों पर ब्याज भी। ख है सदोष कब्जा करने वाले व्यक्ति द्वारा किए गए सुधारों के कारण मिला लाभ। ग है क और ख दोनों है, और घ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है क। इतना लंबा जो लिखा है इसका यही सही उत्तर है क। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है नंबर 10 निम्नलिखित में से कौन एक विधिक प्रतिनिधित्व नहीं है, निष्पादक एवं प्रशासक या ऋणदाता, हिंदू कोऑपरेशन या इंटरमेडलर। तो सही उत्तर आप बताइएगा, इसका उत्तर मुझे नहीं मालूम है, इसका उत्तर आप खोज के सही कर लीजिएगा। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है नंबर 11 जनहित याचिका निम्नलिखित में से किस उपेक्षा की छूट है। क अधिकार क्षेत्र, ख लॉकस स्टडी, या ग क और ख दोनों, या घ उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो सही से अपना उत्तर देख के बताएं या सोच के बताएं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर मैं बताने जा रहा हूँ। इसका सही उत्तर होगा ए और ख, और क और ख दोनों इसका सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं हम नए क्वेश्चन की ओर। नंबर 12 निम्नलिखित से कौन सा एक मामला जनहित याचिका का मामला नहीं है। तो क हमारा है कि शवानंद भारती बनाम केरल राज्य, विसेंट नारायण बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, या यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एसोसिएट ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, या हमारा है विसेंट पानीपुर लंगार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तो सही उत्तर क्या है, इसका सोच के बताइए। तो इसका सही उत्तर है ये केशवानंद बनाम भारती, केरल राज्य, AIR 1973 SC 1461। तो बढ़ते हैं चलिए हमारे नए क्वेश्चन की ओर। हमारा नया क्वेश्चन है नंबर 13 बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से क्या ये कुछ सीनियर एडवोकेट द्वारा किया जा सकता है। तो जूनियर क हमारा है ख ग घ सब देखना हमें। क हमारा जूनियर एडवोकेट के निर्देश पर मुवक्किल की ओर से रियायतें दें। ख है एक प्लीडिंग ड्राफ्ट करने का आदेश स्वीकार करे। ग है मुवक्किल के सीधे ब्रीफ ग्रहण करे, या घ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है नंबर ए जूनियर एडवोकेट के निर्देश पर मुवक्किल की ओर से रियायत दें। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 14 लैटिन मैक्सिम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। क जहाँ अधिकार है वहाँ उपाय है, ख जहाँ उपाय वहाँ अधिकार है, और घ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है इसका भी क जहाँ अधिकार वहाँ उपाय है। हमारा अगला क्वेश्चन है लैटिन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। इंजरी साइन डेनुम। तो सही उत्तर हमारा क्या होगा, क ख ग घ दिया है। तो क है नुकसानी किए गए बिना कानूनी अधिकार का उल्लंघन, कानूनी अधिकार के उल्लंघन के बिना अनुशासी, या क और ख दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका भी सही उत्तर है क। अगला हमारा है दावा अधिकरण से संबंधित प्रावधान मोटर यान अधिनियम के अधीन दिया गया है। तो धारा 165 से 175, ख है धारा 175 से 180, ग है धारा 170 से 175, और घ है धारा 171 से 177। तो इसका भी सही उत्तर है हमारा धारा 165 से धारा 175 तक मोटर यान अधिनियम के अधीन दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है 17 रूल ऑफ लॉ का अर्थ क्या है। कानून में समक्ष समानता, ख है कानून की सर्वस्वता, ग है कानूनी भावना की प्रधानता, या घ उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर हमारा क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है डी घ उपरोक्त सभी। रूल ऑफ लॉ के सभी अर्थ होते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 18 राइट ऑफ द क्यू वार नीटो का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन क ड्यूटी करने के लिए पब्लिक अथॉरिटी को मजबूत करना। ऑप्शन ख गैर कानूनी कार्य करने से पब्लिक अथॉरिटी को प्रतिबंध करना।
ग है किसी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से रहने वाले को हटाना, या घ उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर है ग, किसी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से रहने वाले को हटाना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है राइट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी किसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है। क है न्यायिक और अर्थ न्यायिक निकायों की ओर, सिर्फ प्रशासनिक निकाय या अर्थ न्यायिक और प्रशासनिक निकाय या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सोच के बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा न्यायिक अर्थ और अर्ध न्यायिक निकायों का विरुद्ध जारी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में यह अवधारित किया है कि सरकारी और निजी चिकित्सा पेशों के प्रत्येक सदस्य का एक स्थायी दायित्व है कि प्रत्येक घायल व्यक्ति को बिना प्रकृत्यात्मक औपचारिकता के तुरंत चिकित्सा सहायता दे। किसमें है, तो पहले क हमारा ऑप्शन है कॉमन काज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ख है पीपुल्स यूनियन ऑफ इंडिया, और ग है परमानंद कटरा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, और ग है लक्ष्मीकांत पांडे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सोच के बताइए। तो इसका सही उत्तर हमको बताने जा रहे हैं आपको, सी है परमानंद कटरा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1989 SC 2039। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने CBI को किस मामले में एक स्वतंत्र एजेंसी बनने के लिए निर्देश जारी किया ताकि वह अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सके और सार्वजनिक जीवन और उच्च स्थानों का अपराध और भ्रष्टाचार की जांच कर सके। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एसोसिएट ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म AIR 2002 SC 2112 होगा, या ख बेंगलोर मेडिकल ट्रस्ट BS मुडप्पा 1991 4 SCC 54, या विंसेंट पानीकुर लंगरा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, या घ विंसेंट नायर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ये अपने मन से आप करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 22 को हम जाते हैं। निम्नलिखित कथनों में से एक सत्य नहीं है, वो कौन सा है। क हमारा है एक सह अभियुक्ता द्वारा अन्य सह अभियुक्त को आरोप करने का स्वीकृति रिक्त सिद्ध होना। ख है एक पुलिस अधिकारी के पास किया गया कबूलनामा साबित नहीं किया जा सकता। ग है मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में किसी व्यक्ति के सामने पुलिस अधिकारी की हिरासत से किसी व्यक्ति द्वारा की गई स्वकीयता साबित की जा सके, या घ यदि किसी व्यक्ति की स्वकार्यता किसी व्यक्ति या वस्तु की खोज की ओर ले जाती है तो ये साबित की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही कन्फ्यूजन है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा, सोच के बताइए। इसका सही उत्तर होगा ग मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में किसी व्यक्ति के सामने पुलिस अधिकारी की हिरासत से किसी व्यक्ति द्वारा की गई स्वकार्यता साबित की जा सकती है। तो सही उत्तर हमारा 22 होगा, 22 का ग। क्वेश्चन नंबर 23। कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य किस विषय पर एक प्रमुख मामला है। मृत्युकालिक घोषणा का ऑप्शन ख है एडमिशन, ग है पुलिस अफसर को की गई स्वकार्यता, या घ है एक सह अभियुक्ति की स्वकार्यता। तो सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा घ एक सह अभियुक्ति की स्वकार्यता। हमारा 24 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अधीन दीवानी और आपराधिक मामलों के संगत नहीं है। क है हेतु, ख है प्रयास, ग है आचरण, या घ है तैयारी। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ख। अगर कोई साक्ष्य या भारतीय साक्ष्य के अधीन दीवानी और आपराधिक मामलों के संगत नहीं है, प्रयास अगर वो प्रयास करता है तो वो अपराध नहीं माना जाता है। तो अगला है हमारा अगला क्वेश्चन है नंबर 25। बांटना का अर्थ क्या होगा। तो हमारे दिया गया क ख ग घ, पहला दूसरा या तीसरा या चौथा। तो सही उत्तर हमारा क्या होगा, सोच के बताइए। 25 का सही उत्तर हमारा होगा ख बेस्ट अल्टरनेटिव टू ए नेगोटिएट एग्रीमेंट। ये हमारा बांटना का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्वेश्चन है मध्य स्तंभ और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 9 में किसके साथ संबंधित है। 26 क्वेश्चन है हमारा 26वां। तो पहला है न्याय द्वारा लिया गया अंतरिम उपाय, न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति, या क ख दोनों, या घ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हमारा क्या होगा, तो हमारा सही उत्तर होगा ए न्यायालय द्वारा लिया गया अंतरिम उपाय। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 9 को संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। भारत में पहली बार सर जेम्स विलियम द्वारा किस वर्ष में आयकर प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 है। तो पहला है क 1886, 1868, 1860, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो 27 का सही उत्तर है हमारा 1860 ग
27 का ग उत्तर सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जेसी शाह ने किस मामले में संप्रेक्षित किया कि शक्ति का उपयोग कर दाता के अधिकारों, गोपनीयता और स्वतंत्रता का एक गंभीर आक्रमण किया है? शक्ति की कठोरता से कानून के अनुसार और केवल उसी उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए जिस उद्देश्य के लिए कानून इसे अधिकृत करता है। इसका क ऑप्शन है डायरेक्ट ऑफ इन्फेक्शन बनाम पूररमल, ख है ITO बनाम सेठ बदर्स, या ग PR मेटरानी बनाम CIT, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 28, इसका क्वेश्चन आप खोज के कर लीजिएगा, इसका उत्तर मुझे नहीं मालूम है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, हमारा पहला दिया है वयस्क प्राप्त करने पर अवयस्क के कॉन्ट्रैक्ट की पुष्टि की जा सकती है, या दूसरा है कि हमारे जो वयस्क प्राप्त करने पर अवयस्क की कॉन्ट्रैक्ट की पुष्टि की जानी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट के दोनों पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से अवयस्क के कॉन्ट्रैक्ट की पुष्टि की जानी जा सकती है। या चौथा, अवयस्क कॉन्ट्रैक्ट के तहत उत्तरदायी नहीं है। क है 1 और 3, ख है 2 और 4, ग है 1, 2, या घ 2, 3। इसमें से सही उत्तर हमारा क्या होगा, ये आपको अपने मन से करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है 30, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से IPC के जिसको कहते हैं कौन सी धारा अनियमितताओं से संबंधित है जो कार्रवाई को दूषित करती है? क धारा 460, ख धारा 461, ग धारा 462, या घ धारा 468। तो इसका सही उत्तर आप बताइए सोच के। तो इसका सही उत्तर है धारा 462 नहीं, धारा 462 नहीं है, धारा 461 इसका सही उत्तर है। ये धारा 461 हमारे जो नियम है उसको करती है, अनियमितता से संबंधित धारा 461। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा डिक्री का एक अनिवार्य तत्व नहीं है? क है पक्षकारों के अधिकारों का निश्चयात्मक अवधारणा, ख है निर्देश की औपचारिकता अभिव्यक्ति, ग है एक न्याय निर्णय की एक अपील होती है जैसे एक आदेश से एक अपील, घ है न्याय निर्णय एक न्यायालय के समक्षवाद से दिया गया होना चाहिए। तो सही उत्तर इसका क्या है? सही उत्तर है ग, एक न्याय निर्णय से एक अपील होती है जैसे एक आदेश से एक अपील होती है। तो हमारा 32 क्वेश्चन है। 32 क्वेश्चन निम्नलिखित में से क्या अधिवक्ता का न्यायालय के प्रति कर्तव्य नहीं है? तो क उसका पहला ऑप्शन है क, साक्ष्य अधिनियम की धारा 126 का उल्लंघन नहीं करता है। ख, उस संगठन की ओर से पेश नहीं होना चाहिए जिसकी कार्रवाई समिति का वो खुद एक सदस्य है। ग, उस न्यायालय अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होना चाहिए जिसमें उसका निकट संबंधी सदस्य है। घ, न्यायालय के समक्ष किसी मामले के प्रस्तुति के दौरान गरिमा और स्वाभिमान के साथ आचरण करना और न्यायालय के समक्ष कार्य करना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा हमारा 32 का क, साक्ष्य अधिनियम की धारा 126 का उल्लंघन नहीं करना। हेलो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है 33 बार काउंसलिंग के अध्याय 2 के भाग 6 के निम्नलिखित नियमों में से कौन सा मौखिक द्वारा प्राप्त धन की किसी भी राशि से संबंधित में एक अधिवक्ता के कर्तव्य से संबंधित है? तो इसका पहला है क नियम 25, ख नियम 33, ग नियम 24, घ उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ये क नियम 25 के तहत। चले बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। दंड प्रक्रिया संहिता IPC के निम्नलिखित में से कौन सी धारा में पुलिस रिपोर्ट से संबंधित प्रावधान है? तो क है हमारा धारा 173(2)(1), ख है धारा 177 धारा, ग है हमारा धारा 174(2)(1) और घ है धारा 175। तो सही उत्तर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो सही उत्तर है हमारा धारा 173(2)(1) के तहत पुलिस रिपोर्ट से संबंधित प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 35, दंड प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा अग्रिम जमानत से संबंधित है? क धारा 437, ख धारा 438, ग धारा 439, घ उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जल्दी बताइए कौन सी धारा इसमें लगेगी? तो इसमें धारा लगेगी 35 का ख, धारा 438। धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, बॉन्ड और जमानत बॉन्ड को रद्द करने के संबंधित प्रावधान निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो हमारा पहला क है धारा 446(a), ख है धारा 446, ग धारा 447 और घ धारा 450। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है धारा 446(a), इसका हमारा सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। दहेज से संबंधित प्रावधान किसके अंतर्गत आते हैं? भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 304 ख, हमारा ख है भारतीय दंड धारा 304 क, ग है भारतीय दंड संहिता की धारा 304 और हमारा घ है IPC की धारा 305 ख। तो सही उत्तर क्या होगा? तो दहेज का प्रावधान किसमें आता है? तो सही उत्तर होगा क, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ख के अंतर्गत दहेज संबंधित प्रावधान है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित किस धारा को शिशु हत्या पर अंकुश लगाने के लिए डिजाइन किया गया है?
आईपीसी की धारा क हमारा ऑप्शन दिया है धारा 317, ख है धारा 313, ग है धारा 318 और घ है धारा 315। तो सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर है हमारा घ। धारा 315 के अंतर्गत शिशु हत्या पर रोक लगाई गई है। अवयस्क और विकृत चित्त के हितों की रक्षा के लिए कौन सा आदेश विशेष रूप से अनियमित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है, बताइए, 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है क आदेश 31, ख आदेश 32, ग आदेश 33 और घ आदेश 34। इसमें से सही उत्तर क्या होगा 39 का? तो 39 का सही उत्तर है ख आदेश 32, जो हमारे विपरीत चित्त के हितों की रक्षा के लिए आदेश विशेष रूप से अधिनियमित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, सिविल प्रक्रिया संहिता की कौन सा आदेश एक अदालत के वाद परिवाद को शामिल करने वाले साधारण नियमों का पालन करता है? तो सही उत्तर इसमें से 4 विकल्प दिए हैं। पहला क है आदेश 6, क है आदेश 7, ग है आदेश 8 और घ है आदेश 9। इसमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा, सोच के बताइए। सही उत्तर है आदेश 6। आदेश 6 के तहत हमें वाद विवाद को शामिल करने वाले साधारण नियमों का पालन करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धारा 100 के अधीन दूसरी अपील कहाँ लागू होती है? क उच्च न्यायालय द्वारा तैयार विधि का प्रावधान, या ख उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किया गया विधि का सारवान प्रश्न, या ग एक पक्षी पारित अपील डिग्री, या घ उपयुक्त में से सभी। तो 41 का आपको अपने मन से करना है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कितने लोग सही कर इसका आंसर देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 42 निम्नलिखित में से कौन सा एक पंजीकृत ट्रेडमार्क का उल्लंघन है? तो क है हमारा प्राधिकरण के बिना सामान से संबंधित उस ट्रेड से जैसे चिन्ह का उपयोग करना। उस ट्रेडमार्क का विज्ञापन ऐसा हो रहा है जो उस ट्रेडमार्क की प्रतिष्ठा के खिलाफ है। प्राधिकरण के बिना व्यापार के नाम के रूप में उस ट्रेडमार्क का उपयोग, और घ उपयुक्त में से सभी। तो आप बता सकते हैं इसका कौन होगा? तो सही उत्तर है घ उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, आजीवन कारावास से गुजर रहा व्यक्ति यदि हत्या का प्रयास करता है और उससे चोट पहुंचती है तो उसे कैसे दंडित किया जा सकता है? तो क उम्र कैद, ख मृत्युदंड, ग कारावास और घ उपयुक्त सभी। तो बहुत ही जटिल क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी से उसको दंडित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जा सकता है? पहला क है संसद होता है उसके, ख है राज्य विधानसभा, ग है राष्ट्रपति, घ है क और ख दोनों। तो कौन शक्ति यूज़ कर सकता है? तो सही उत्तर है हमारा क। 44 का क है, संसद के थ्रू हमें इन शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय दंड संहिता के प्रावधान के अधीन अपराधी दंड के लिए दायी है? मृत्युदंड, आजीवन कारावास, ख है कठोर कारावास और साधारण कारावास, ग है संपत्ति जब्त और जुर्माना और घ है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सोच के बताइए। 45 का उपयुक्त सभी, घ उत्तर हमारा सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है 46, नागठन नियम निम्नलिखित में से किस कानून का आधार है? क है सबक, ख है पागलपन, ग है तथ्य की अज्ञानता या घ है गलती। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 46 का सही उत्तर होगा हमारा ख पागलपन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम और हैंग फंक्शन के उपयोग से प्रभावित होने वाले प्रमाणीकरण को नियमानुसार जाना जाता है? क पब्लिक की, ख प्राइवेट की, ग डिजिटल सिग्नेचर की और घ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट की। तो सही उत्तर आप बता सकते हैं, सही उत्तर का प्रयास करिए। इन चारों में से कौन होगा? 47 का ग डिजिटल सिग्नेचर। अगला है हमारा धारा 48 क्वेश्चन है, धारा 66F के अधीन साइबर आतंकवाद के लिए क्या सजा होगी? 3 साल तक का कारावास का जुर्माना या 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकता, या दोनों। ख है कारावास जिसमें 7 साल की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी देना होगा, और ग है कारावास को आजीवन कारावास तक हो सकता है। घ है कारावास की अवधि को 10 साल तक हो सकती है और जुर्माना का भी दायी होगा। तो बताइए क्या हो सकता है? ये है हमारा उत्तर है ग। 48 का हमारा ग उत्तर है, कारावास जो आजीवन कारावास तक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 49, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2J के संदर्भ में इंडस्ट्री का मतलब क्या है? क है, इसमें कौन है दिया, इसमें 1 दिया है, बिजनेस ट्रेड अंडरटेकिंग। दूसरा है निर्माण और नियोजकताओं की आजीविका। तीसरा है किसी भी तरह की आजीविका, सेवा, रोजगार, हस्तकला शामिल है। या चौथा कर्मकारों का औद्योगिकरण व्यवसाय। इसमें क ऑप्शन दिया है 1 या 2, ख ऑप्शन दिया है 1 और 2 और 3, और ग ऑप्शन दिया है 3 और 4, और घ ऑप्शन दिया है उपयुक्त सभी। तो इसमें आपको क्या लगता है क्या होगा? मुझे तो घ लगता है, उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान में तलाक की त्रुटि सिद्धांत शामिल है? क धारा 13(1), ख धारा 11, ग धारा 13(ख) और घ
धारा 13(2)। तो सही उत्तर क्या होगा? तो इसमें 2 कन्फ्यूजन है और इसमें ए भी हो सकता है और घ भी हो सकता है। तो इन दोनों को देख लीजिएगा कौन सही है। ये दोनों ही सही हैं। तलाक की त्रुटि सिद्धांत शामिल है। तो ये कन्फ्यूजन है, इसको आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत दोनों में से कौन सी परिस्थितियों में एक आश्रित एक संपत्ति के एक अंतरीति के विरुद्ध भरण पोषण के अपने अधिकार को प्रवर्तित कर सकता है, जिसमें से उसे भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है? तो पहला क है केवल जब तक अंतरी को ऐसा अधिकार की जानकारी है, ख केवल जब तक ट्रांसफ़र अनुग्राहिक है, या ग क ख दोनों सकते हैं और घ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही होगा हमारा ग। क और ख दोनों इसके उत्तरदायी हो सकते हैं। हेलो दोस्तों, हम बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 52 निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन एक जनहित याचिका के ग्रहण नहीं कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण या चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 52 का सही उत्तर है ग, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। 53 ए एक इमारत के आउटलेट पर अग्नि संयंत्रों के साथ कुछ आदमी रखता है और जेट को बताता है कि वह जेट पर फायर करे। अगर जेट इमारत को छोड़ने का प्रयास करता है, ए क्या कर रहा है? क गलत तरीके से जेट को रोक रहा है, ख गलत तरीके से जेट पर प्रयुक्त कर रहा है, ग क और ख दोनों घ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा 53 का ग। क और ख दोनों उपयोग कर रहा है, गलत तरीके से रोक रहा है और प्रयुक्त कर रहा है। 54 ए जेट की सहमति के बिना जेट पर कुत्ते को कुदाने के लिए उकसाता है। यदि ए का इरादा जेट को चोट पहुंचाना डराना है तो क्या होगा? पहला है हमारा ऑप्शन ए जेट पर बल का प्रयोग कर रहा है, दूसरा ए ने जेट पर हमला किया है, तीसरा है ए जेट पर आपराधिक बल का उपयोग कर रहा है, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 54 का हमारा होगा ग, ए जेट पर आपराधिक बल का उपयोग कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 55 ए अपने मवेशियों को जेट के खेतों में जानबूझकर प्रवेश कराता है कि वह उसकी फसल को नुकसान पहुंचा सके। ए ने क्या किया है? क शरारत, ख आपराधिक अनाधिकार प्रवेश किया है, ग न्यास पर आपराधिक भंग है या उद्यापन है। तो 55 का हमारा क सही उत्तर है, यह एक शरारत है। 56 निम्नलिखित में से किस देश भारत के संविधान के पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू का अनुकरण किया है? क कनाडा, ख यूनाइटेड किंगडम, ग संयुक्त अरब अमेरिका या घ आयरलैंड। तो 56 का सही उत्तर है ग, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपातकाल की घोषणा के दौरान भी भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को स्थगित नहीं किया जा सकता है? क हमारा 14 से लेकर 19 तक, ख है 20 से लेकर 21 तक, ग है 23 से लेकर 24 तक और घ है 21 से लेकर 22 तक। तो हमारा इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है ख। हमारा इसका सही उत्तर है ख, 20 से लेकर 21 तक। आपातकालीन में भी इसको कम नहीं किया, स्थगित नहीं किया जा सकता है। 58 अधिवक्ता अधिनियम 1961 के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान बार काउंसिल ऑफ इंडिया को किसी भी स्टेट बार काउंसिल के समक्ष किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए प्रत्याहृत करने की शक्ति प्रदान करता है? क धारा 35, ख धारा 37, ग धारा 36(2) या घ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 58 का सही उत्तर है ग। 58 का सही उत्तर है हमारा ग, 36(2). तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस न्यायालय की प्राधिकरण के पास नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल की अवगणना के लिए किसी भी व्यक्ति को दंडित करने की शक्ति है? क है सुप्रीम कोर्ट, ख है हाई कोर्ट, ग है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट अधिकरण या घ है नेशनल कंपनी लॉ अधिकरण। 59 का हमारा है सही उत्तर घ, पंजाब नेशनल कंपनी लॉ अधिकरण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक निहित हित नहीं है? क एक का अनुबंध करता है कि उसकी मृत्यु पर संपत्ति सी की हो जाएगी, ख ए यह अनुबंध करता है कि बी की मृत्यु पर संपत्ति सी की हो जाएगी, ग ए यह अनुबंध करता है कि अगर वह बी के विवाह करता है तो संपत्ति सी की हो जाएगी, और घ ए यह निर्धारित करता है कि वह 10 साल बाद संपत्ति सी की हो जाएगी। तो सही उत्तर क्या होगा? सोच के बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ग, ए का अनुबंध करता है कि अगर वो बी से विवाह करता है तो संपत्ति सी की हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कॉपीराइट कानून से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? नंबर 1 है कॉपीराइट केवल अभिव्यक्ति की रक्षा करता है, ख है किसी तथ्य के संबंध में कोई कॉपीराइट नहीं है, ग किसी सरकारी कार्य में कोई कॉपीराइट नहीं है, घ कॉपीराइट के लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। 61 का सही उत्तर है हमारा ग, सरकारी काम के लिए कॉपीराइट की आवश्यकता नहीं है। घ कॉपीराइट तभी मारा जाता है जब किसी का पंजीकृत हो नाम हो, तभी उसको कॉपीराइट मारा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर किसी सरकारी कार्य में कोई कॉपीराइट नहीं है। 61 का सही उत्तर है। 62 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति का चरित्र निम्नलिखित मामलों के असंगत है। आपराधिक मामलों में किसी व्यक्ति का पिछला अच्छा चरित्र, दूसरा है आपराधिक मामले में अच्छे चरित्र के मुकाबले में पिछला खराब चरित्र, तीसरा है सिविल मामले में लगाया गया लांछन आचरण को सिद्ध करने के लिए चरित्र, और चौथा है चरित्र ने सिविल मामलों की क्षति की मात्रा को प्रभावित किया है। तो इसका सही उत्तर है हमारा ग, सिविल मामले में लगाया गया लांछन आरक्षण को सिद्ध करने के लिए चरित्र।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक साक्ष्य है? क न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया दस्तावेज। दूसरा है मूल से बनाई गई प्रतियाँ। तीसरा है दस्तावेज की प्रमाणिक प्रतियाँ। चौथा है दस्तावेज की फोटोस्टेट प्रतियाँ। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? 63 का सही उत्तर है हमारा क, न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया दस्तावेज। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 64, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कब प्रभावित हुआ था? 24 अगस्त 1986, 15 अप्रैल 1986 या 24 मई 1986 या 24 दिसंबर 1986। तो मार्च के बाद अप्रैल आता है, तो 15 अप्रैल 1986 को यह प्रभावी किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा उपभोक्ता शब्द को परिभाषित करती है? तो हमारा पहला है क धारा 21A, दूसरा है धारा 21B, तीसरा है 21C और चौथा है 21D। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा? तो हमारा सही उत्तर है घ धारा 21D। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, लॉ ऑफ टैक्सेशन के सिद्धांत की कानूनी प्राधिकरण के बिना कोई कर नहीं लगाया जा या एकत्रित किया जाएगा, किसके अंतर्गत है? तो पहला है संविधान का अनुच्छेद 265, संविधान का अनुच्छेद 300, तीसरा है संविधान का अनुच्छेद 19A(6) या चौथा है संविधान का अनुच्छेद 285। तो सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है क, संविधान के अनुच्छेद 265 के अंतर्गत लॉ ऑफ टैक्सेशन का सिद्धांत है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आयकर अधिनियम की किस धारा के अधीन अन्य व्यक्तियों की आय कर निर्धारित की कुल आय में शामिल है? तो पहला है धारा 56 से 58, दूसरा है 139 147, तीसरा है 246 से 262 और चौथा है धारा 60 से 65। तो इसका सही उत्तर क्या होगा 67 का? तो सही उत्तर है हमारा धारा 60 से लेकर 65 तक। यह आयकर अधिनियम की धारा अन्य व्यक्तियों की आय पर निर्धारित कुल आय में शामिल है। हमारा अगला क्वेश्चन है 68, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन संसद को राष्ट्रीय हित में राष्ट्र सूची के मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? क है अनुच्छेद 249, ख है अनुच्छेद 250, ग है अनुच्छेद 252 और घ अनुच्छेद 253 है। तो 68 का सही उत्तर है हमारा क, अनुच्छेद 249। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में अदालत ने अधिकथित किया है कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है? तो पहला हमारा ऑप्शन दिया है क, राज्य बनाम संजय कुमार भाटिया, ख है श्रीमती ज्ञान और बनाम पंजाब राज्य, दूसरा है श्री आर बनाम हॉलीलैंड और चौथा है पी रथिनम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तो बताइए इसमें से सही हमारा क्या होगा? तो 69 का सही उत्तर है हमारा ख, ज्ञानमती बनाम पंजाब राज्य। यही हमारा सही उत्तर है, श्रीमती ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। चलिए बढ़ते हैं 70। प्रश्न यह है कि कोई बिल मनी बिल या नहीं इसके द्वारा विनिश्चित होता है? क प्रधानमंत्री, ख वित्त मंत्री, ग राष्ट्रपति या घ लोकसभा अध्यक्ष। तो सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है हमारा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इसका होता है निर्धारण। संविधान की 10वीं अनुसूची के अधीन निर्णय किसके द्वारा लिया गया है? क राष्ट्रपति, ख भारत के मुख्य न्यायाधीश, ग प्रधानमंत्री और घ सदनों के पीठासीन अधिकारी द्वारा। 71 का सही उत्तर है हमारा सदनों के पीठासीन अधिकारी द्वारा लिया गया है। निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है कि एक इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन यह है कि जिसमें भारत के बाहर आर्बिट्रेशन की अपनी न्यायिक या कानूनी सीट है? तो पहला है भारतीय इंटरनेशनल बनाम बुक ट्रेडिंग SA 2002 4 SCC 105 या ख दूसरा है भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी बनाम केसर एल्यूमिनियम टेक्नोलॉजी सर्विस इनकम 2012 9 SCC 552 या तीसरा है बुज एलन और हैमिल्टन बनाम SBI होम फाइनेंस लिमिटेड 2011 5 SCC 532 या चौथा है विमल किशोर शाह बनाम जयदेश दिनेश शाह 2016 8 SCC 778। तो सही उत्तर क्या होगा? 72 का सही उत्तर हमारा है क, भारत इंटरनेशनल बनाम ट्रेडिंग कंपनी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अधीन प्रावधान में कौन सा राजगामी होने के बारे में अधिकथित करता है? 73 का क है धारा 25, ख है धारा 26, ग है धारा 27 और घ है धारा 29। तो सही उत्तर क्या होगा? 73 का सही उत्तर है घ। तो 73 का सही उत्तर है धारा 29। इसमें बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। कौन सा एक विदेशी अधिनिर्णय है? क है आर्बिट्रेशन का एक पुरस्कार जहां कम से कम एक पार्टी गैर भारतीय है, दूसरा है फॉरेन सीडेट आर्बिट्रेशन में पारित अधिनिर्णय, तीसरा है आर्बिट्रेशन में पारित अधिनिर्णय जहां दोनों पक्षकार गैर भारतीय है, या घ उपयुक्त में से कोई नहीं। 74 का सही उत्तर है ख।
का उत्तर सही है। तो हम बढ़ते हैं 75 की ओर। यदि कोई पुरुष किसी ऐसी लड़की से शादी करता है जो उसके साथ निःशुल्क रिश्ते में है और उनके रीति रिवाज इस तरह से विवाह की अनुमति नहीं देते हैं, तो इस तरह के व्यक्ति को कैसे दंडित किया जाएगा? तो क है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 17, दूसरा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 18A, तीसरा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 18B, या घ ऐसे विवाहों के लिए कोई सजा नहीं है। तो 75 का सही उत्तर है ग, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 18B। तो अगला हमारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में कौन सी धारा यह निश्चित करती है कि एक शून्य विवाह से हुआ शिशु वैध होगा? पहला धारा 11, दूसरा धारा 13A, तीसरा धारा 12 और चौथा है धारा 16। तो 76 का हमारा सही उत्तर है घ, धारा 16। हमारा अगला क्वेश्चन है 77 धारा दंड IPC की धारा किस धारा के अधीन पुलिस अधिकारी व्यक्ति के उसकी जमानत के अधिकार के बारे में बताने के लिए बाध्य है? पहला धारा 49, दूसरा धारा 50, तीसरा धारा 57, चौथा धारा 60। तो 77 का सही उत्तर है ख, धारा 50 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी जमानत के अधिकार के बारे में बताने के लिए बाध्य है। अगला हमारा क्वेश्चन है किस परिस्थिति में न्यायालय फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की के लिए आदेश जारी कर सकता है? तो पहला ऑप्शन है क, वह व्यक्ति जिसको उद्घोषणा जारी की जाती है वो अपनी संपत्ति की वयनित करने वाला होता है। हमारा अगला ऑप्शन है वह व्यक्ति जिसके बारे में उद्घोषणा जारी की जाती है वह उसकी संपत्ति के किसी भी हिस्से को वयनित करने वाला होता है। तीसरा है ग है वह व्यक्ति जिसके बारे में उद्घोषणा जारी की जाती है वह न्यायालय के स्थानीय अधिकारी क्षेत्र में अपनी संपत्ति का पूरा या कोई भी हिस्सा निकालने वाला होता है, या घ उपयुक्त में से सभी। तो 78 का सही उत्तर है डी, घ उत्तर सही उपयुक्त सभी। 79 धारा 482 IPC के अधीन अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जा सकता है? क सुप्रीम, दूसरा सेशन कोर्ट, तीसरा हाई कोर्ट, उपयुक्त में से सभी। तो सही उत्तर है ग, हाई कोर्ट द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है अगर एक आदमी के बारे में यह साबित होता है कि वह डैश 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 के लिए नहीं सुना गया है, उसके द्वारा जो भी स्वाभाविक रूप से उसके बारे में सुनते यदि वह जीवित रहता है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के अधीन यह अनुमान किया जाए कि वह मर चुका है। तो क 5 वर्ष, ख 7 वर्ष, ग 15 वर्ष और घ 20 वर्ष। तो सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ख 7 वर्ष, 7 वर्ष, 7 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक मूक गवाह ने खुली अदालत में लिखित रूप से अपना साक्ष्य दिया, ऐसे साक्ष्य को माना जाएगा? क मौखिक साक्ष्य, दूसरा दस्तावेजी साक्ष्य, तीसरा द्वितीयक साक्ष्य, या घ प्राथमिक साक्ष्य। तो 81 का सही उत्तर है क मौखिक साक्ष्य। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक दस्तावेज नहीं है? पहला क बैंक के खाते, दूसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तीसरा उच्च न्यायालय का निर्णय, या चौथा पंजीकृत बिक्रीनामा। 82 का सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है 82 का। ठीक है, 82 का क्वेश्चन आप हमें बताएंगे, ठीक है, कमेंट करके। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 कब लागू हुआ था? जनवरी 1894 का पहला दिन, फरवरी 1894 का पहला दिन, मार्च 1894 का पहला दिन, या अप्रैल 1894 का पहला दिन। तो सही उत्तर है ग, 83 का सही उत्तर है ग, मार्च 1984 का पहला दिन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन सा दंडादेश सेशन कोर्ट सुन सकता है? पहला मृत्युदंड, दूसरा कठोर कारावास, तीसरा साधारण कारावास, या चौथा विधि द्वारा अधिकृत कोई भी दंड, लेकिन मृत्युदंड की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए। तो 84 का सही उत्तर है हमारा घ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा किसी विदेशी निर्णय के निश्चयात्मक होने के लिए अपेक्षित नहीं है? पहला है इसे केस की मेरिट में दिया जाना चाहिए, दूसरा है साक्ष्य अधिकारिता के न्याय द्वारा इसे दिया जाना चाहिए, तीसरा या धोखाधड़ी द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है, चौथा है या दुश्मन देश के अदालत द्वारा। तो 85 का सही उत्तर है हमारा घ, यह दुश्मन देश की अदालत द्वारा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करना किस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य है? क है वेतन भुगतान अधिनियम 1936, ख है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, या फैक्ट्री एक्ट 1948, या समान पारिश्रमिक अधिनियम 1776। तो 86 का सही उत्तर है ग, हमारा सही उत्तर है ग, फैक्ट्री एक्ट 1948। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभिधारित किया है कि क्या शिक्षक मजदूर नहीं है? तो सही उत्तर मैं बताता हूँ, 87 का सही उत्तर है घ। सही उत्तर है सुंदराबल बनाम गोवा सरकार AIR 1978 SC 1700। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आधारित किया है कि शिक्षक मजदूर नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2CC के अधीन क्लोजर का अर्थ क्या है? तो क्लोजर का अर्थ क्या है? 88 का सही उत्तर है हमारा ए, कार्यस्थान या उसके किसी भाग का स्थायी बंद किया जाना क्लोजर का अर्थ है। हमारा अगला क्वेश्चन है किस मामले के लंबन के दौरान एक रेफरेंस किया जा सकता है? 89 का सही उत्तर है
क। 89 का सही उत्तर है क। अधीनस्थ न्यायालय विधि के एक प्रश्न पर राय के लिए मामले को उच्च न्यायालय को रेफर किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति फैसले के पुनर्विचार के लिए आवेदन कर सकता है जब, तो क्या कर सकता है? 90 का सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी वह सभी आवेदन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 91, निम्न में से किस मामले की पुनरीक्षण का उपचार उपलब्ध नहीं है? पहला है मामला जिसमें पहले अपील होती है, दूसरा है मामला जिसमें दूसरी अपील होती है, तीसरा है हमारा इंट्रोलोक्यूटरी ऑर्डर या चौथा उपयुक्त सभी। 91 का हमारा सही उत्तर है डी, घ हमारा सही उत्तर है उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है पराक्रम में नहीं है क्रॉसिंग के प्रभाव का किस धारा को उल्लेख किया गया? धारा 125, धारा 130, धारा 131, धारा 128। 92 का सही उत्तर है ख, धारा 130 में इसका उल्लेख किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है पराक्रम में लिखित की धारा 16 परिभाषित करती है? क प्रतिबंधात्मक पृष्ठकान, ख सशर्त पृष्ठकान, ग पूर्व पृष्ठकान या निरंतर पृष्ठकान या उपयुक्त सभी। 93 का सही उत्तर है ग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पराकाम्य लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 के अधीन क्या दायित्व है? तो 94 का सही उत्तर है हमारा क कठोर दायित्व है। चलिए बढ़ते हैं 95, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1984 का उद्देश्य क्या है? तो हमारा इसमें का सही उत्तर है 95 का सही उत्तर है डी, लोक प्रयोजन की कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण कानून के संशोधन के लिए एक अधिनियम है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। हमारा अगला क्वेश्चन है दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा के अधीन पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं? पहला धारा 40, धारा 41, 42, 43। तो इसमें का हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि धारा 41 के अंतर्गत हम किसी पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। 96 का 41 हम। चलिए बढ़ते अगले खबर की अगले क्वेश्चन को। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय हत्या के मामले का विचारण कर सकता है? पहला है जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ख है मुख्य जुडिशियल मजिस्ट्रेट या ग सेशन कोर्ट या घ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा हमारा ग सेशन कोर्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है क्या यह कंपनी के अंतरिम प्रबंधन के मामले से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हमारा होगा 98 का बी, एसोसिएशन के अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है लोक दायित्व बीमा अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? 99 क्वेश्चन 99 क्वेश्चन है, इसमें मेरा मुंह दर्द करने लगा, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन हल कराए हैं। क है 91, ख है 93, ग है 95, घ है 97। तो इसमें से लोक दायित्व बीमा अधिनियम कब अधिनियमित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 99 का सही उत्तर है ए, 1991 को किया गया। हमारा आखिरी और AIB का 2019 में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका आखिरी क्वेश्चन है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA किसके तहत अनिवार्य है? भारतीय वन अधिनियम, वायु अधिनियम, ग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम या घ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो इसका सही उत्तर है क्योंकि यह EIA इम्पैक्ट इन्वायरमेंटल है तो इसका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत इसका होगा 100 का घ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये हमारा चैनल वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते